हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट का फर्स्ट पेपर जो कि आपका 7 अप्रैल को हुआ है। क्योंकि एमएस सेट का हमेशा ही जो पेपर है उसका लेवल अच्छा आता है, सो इस फर्स्ट पेपर को मैं इजी नहीं बोलूंगी। आई डोंट नो अबाउट योर सेकंड पेपर, बट फर्स्ट पेपर इजी नहीं है, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन आए हों। और आपका डीआई और आरसी थोड़ा सा इजी आया है, इस वजह से ये पेपर आपका बैलेंस्ड बन रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं और ऑफिशियल की से पहले आपको कोई भी उनके बारे में 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है। फॉलोइंग इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया इन अ सर्टेन ईयर। पूछा गया है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग आगरा। अब आगरा के देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, 15। लेकिन परसेंटेज पूछा गया है तो हमें टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं उनसे डिवाइड करना होगा, और इनको अगर हम सम करते हैं तो इसका आंसर आता है 60 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करने के बाद जो परसेंटेज में आपका आंसर आएगा वो आएगा 25%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ टूरिस्ट फाउंड मैक्सिमम एट दिल्ली। इस टेबल में हम देखते हैं दिल्ली की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम देखिए अमेरिकन 8.2 हैं और इंग्लिश 8.7 है, फ्रेंच 2.7 है और अदर्स में 0.4 है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 8.7 इंग्लिश है। सो ये काफ़ी क्लियर आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टेबल दी गई है और क्या पूछा गया है, द इंफॉर्मेशन इन द अबव टेबल इज टू बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली यूजिंग पाई डायग्राम, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग आइटम लेबर। अब लेबर का देखिए 25% आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है और टोटल कितना है, टोटल यहां से आप सम कर लेंगे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमें एंगल निकालना है परसेंटेज नहीं निकालना है, तो हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। सो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द आइटम सीमेंट एंड ब्रिक्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब सीमेंट एंड ब्रिक्स का देखिए, सीमेंट एंड ब्रिक्स का है 30 और टोटल है 100। सो यहाँ से रेशियो निकालना है तो कितना आ जाएगा 30 रेशियो 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 रेशियो 10। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्स वाई पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन एक्स वाई प्लेन एंड द एडजेसेंट पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्मूथ कर्व। एक्स और वाई ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कर्व। अगर आप एक्स और वाई पॉइंट्स को लेकर कर्व बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे बनने वाला है और इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखिए पिक्सल, यूनिट ऑफ फोकस ऑफ डिजिटल कैमरास। पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्चर एलिमेंट। सो ये डिजिटल फोकस के लिए यूनिट नहीं होती है, ये जो आपकी डिजिटल इमेज होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो ये यहाँ से गलत होगा। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और GHZ यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज ऑन डिजिटल डिवाइस नहीं होता है, मेमोरी स्टोरेज नहीं है, ये गीगाबाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज लिखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट पेयर होगा, KBPS यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू एक्सेस ए साइट विद HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP इन द एड्रेस बार, इट प्राइमरीली मीन्स। अगर आपको HTTPS की फुल फॉर्म पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, तो सीधा सा आंसर है यू आर एक्सेसिंग ए सिक्योर कम्युनिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर द 7th क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनके बारे में आपको जानकारी है कि ये कब लॉन्च हुए थे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, सबसे पहले इन सब में विकिपीडिया जिसका ईयर है 2001, जीमेल का है 2004, यूट्यूब का है 2005 एंड इंस्टाग्राम जो कि सबसे लेटेस्ट है 2010। सो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं। स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर आपने बहुत बार पढ़े होंगे, कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। सो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं का। जो 9 कोऑर्डिनेटर हैं उनके नाम हैं UGC, NPTEL, CC, IGNOU, NCERT, NIOS, IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, NITTER और AICT, ये 9 कोऑर्डिनेटर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब 2.0 डिजिटल एनवायरनमेंट व्हाट डज द एब्रिविएशन UGC स्टैंड फॉर। यहाँ पे UGC का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे UGC का मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ऑप्शन बी। 11th नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। व्हेन वर्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। सो 2000 इसका राइट आंसर होगा, 2000 में अडॉप्ट किए गए थे। और 12th नंबर क्वेश्चन है, टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG के लिए जो टारगेट ईयर है वो है 2030, सी आपका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के जो इफेक्ट होंगे उसमें आएगा हेडेक, आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। फाइन, ए आपका राइट आंसर होगा। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेटिंग माइक्रोब्स इनटू सॉइल। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोवेंटिंग। ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ अ सोलर पैनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सोलर पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, सो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अवेयरनेस एंड नॉलेज बट इट इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ। एनवायरमेंट जो आपकी एजुकेशन है वो ऑल्सो डेवलपमेंट क्या है, आपके प्रॉपर एटीट्यूड का डेवलपमेंट है। सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17th नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जनरली इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड। इसमें ए आपका राइट आंसर होगा, सबसे पहले वैदिक पीरियड, फिर बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन में आपका गाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड सोल्ड आंसर एंड गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, सोल्ड आंसर एंड ओकेजनल लेक्चर्स, इनके बीच में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट जितना मैंने स्टडी किया है मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। यहाँ पे ओकेजनल लेक्चर्स आई थिंक कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, हो सकता है इसका आंसर डी भी हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वो स्टार्टेड इन 1969 एट मिल्टन कैनिस इन इंग्लैंड। यह है फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1969 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन मदरसा इज सपोज्ड टू बी द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ टॉट ऑन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT के बारे में पूछा गया है, द स्टूडेंट्स गेट ट्रेमेंडस पावर ऑफ एक्विजिशन। जो कि MLT क्या होता है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ रूट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ पे किसका एक्विजिशन होगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बिकॉज जनरलाइज्ड इंसाइट की अगर हम बात करें तो ये ULT का एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटीज ये किस में आ जाएगा, RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में। MLT में सिर्फ यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगा, सो दैट इसका राइट आंसर होगा ओनली 1B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। द टीचर शुड चूज टीचिंग मेथड कंसिडरिंग नेचर ऑफ द लर्नर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज्ड, द टीचर्स ओन एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे राइट आंसर आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए 1 और 2, हो सकता है C भी हो, लेकिन मुझे ज्यादा सही इसका राइट आंसर लगता है B। ठीक है, B आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो आई थिंक उसमें लर्नर्स का ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट रहता है, रेदर देन कि टीचर अपनी एबिलिटी, अपनी प्रोफिशिएंसी, अपना कंफर्ट लेवल देखे।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट। आपने बहुत बार लाइन सुनी होगी कि ये तो टैलेंट उसका गॉड गिफ्टेड है, यानी कि ये उसको पैदाइशी मिला है, ये भगवान ने उसको गिफ्ट के तौर पे दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? दे आर इंट्रोवर्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑफ देयर पियर्स, दे आर एक्सट्रोवर्ट एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। सो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। वो अपने जजमेंट पे इंडिपेंड होते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। मेजरली पॉइंट ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं और वो अपने जजमेंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर अडल्ट लर्नर्स इंस्ट्रक्शन नीड टू फोकस। अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें मुझे सी और डी ऑप्शन सही लग रहा है और मोस्ट सुटेबल मुझे सी लगता है। अगर मैं ये पेपर देती तो मैं सी ऑप्शन पे टिक करती, बाकी इसका आंसर डी भी बिल्कुल सही लग रहा है। सो लेट्स सी की ऑफिशियल की में आपका इसका आंसर क्या बताया जाता है। जो अडल्ट लर्नर हैं उनके इंस्ट्रक्शन पे किस चीज़ का फोकस किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी उनके प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए रेदर देन कि कंटेंट उन्हें कितना ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अडल्ट लर्नर्स कंटेंट तो खुद से भी जो है कलेक्ट कर सकते हैं, वो खुद से भी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। Evaluation gives a clear idea about understanding of the student regarding particular content. इस क्वेश्चन में एक आपको वर्ड दिया है पर्टिकुलर। इसका मतलब है अगर पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में आपको स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल देखना है तो उसके लिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपको करना होगा, क्योंकि जो समेटिव होता है वो तो इन द एंड होता है, लेकिन पर्टिकुलर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिकल डेटा नहीं आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं आता है और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। यही इसका कीवर्ड है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, इज अ लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इट टेंड्स टू ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना। पॉजिटिविज्म की लिमिटेशन के बारे में बात की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, इज रेफर्ड एज साइटेशन इन द एकेडमिक राइटिंग, ए वे ऑफ गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो क्या होगा? साइटेशन उसको हम बोलते हैं रिसर्च में। 29 नंबर क्वेश्चन है, इज अ टाइप ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट इन्वॉल्व्स मेकिंग अप और फॉल्सिफाइंग डेटा। प्लेगरिज्म वो तो ओवरऑल आ जाएगा, और फैब्रिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, बाइस्ड सैम्पलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है एक टाइप से मेकअप कर देना, यानी चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। ठीक है, इसका मतलब होता है फैब्रिकेशन। सो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, ICT टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफीज इन रिसर्च पेपर। सो इसके लिए है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 30 का राइट आंसर होगा बी। नाउ आपका पैसेज दिया गया है और पैसेज इजी है, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज डायरेक्टली इसमें मेंशन है पैसेज में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो। पहला क्वेश्चन देखिए, द गिवन पैसेज स्टेट्स दैट महात्मा गांधी लार्जली सक्सीडेड इन मोल्डिंग द मिलियंस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पैसेज में दिया गया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, थ्रू नेशन वाइड एक्शन ही sought टू मोल्ड द मिलियंस एंड लार्जली सक्सीडेड इन डूइंग सो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आंसर दिखाई दे रहा हो। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन के आंसर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टू बी रिड ऑफ। ये तो आप पैसेज नहीं भी पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको आनी चाहिए, किसी चीज से छुटकारा पाना, रिड ऑफ, रिलीज करना, फ्री फ्रॉम समथिंग।
ए इसका राइट आंसर होगा। 33 का आंसर होगा व्हाट डिड महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द स्पिरिट एंड ऑनर ऑफ इंडिया। ये भी आपको बिल्कुल पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू इंडिया हैज बीन द पावरफुल मूवमेंट्स। ऑप्शन बी। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म बुर्जुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिडिल क्लास विद कन्वेंशनल कंजर्वेटिव एंड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपके पैसेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। 36 नंबर कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, which of the following message is less likely to be misunderstood or misinterpreted due to cultural or linguistic background of the receiver of the message? Message full of written words. So अगर मैसेज written वर्ड से लिखा हुआ है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको मिसअंडरस्टूड किया जाए या फिर मिस इंटरप्रेट उसको किया जाए, ठीक है, क्योंकि आप पे पूछा गया लेस लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 37 नंबर देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिजिटल पैरेलेंस व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल्स कलेक्टिवली कॉल्ड। सो ये सिंबल्स आपके कहलाते हैं इमोटिकॉन्स। ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लिखा है साइलेंस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन वर्बल मैसेज आर कल्चरल सेंसिटिव एंड रिलेटिव, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन पीपल टेंड टू ट्रस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन द वर्बल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? आपने वो लाइन सुनी होगी कि स्पीक थ्रू योर एक्शन रेदर देन योर वर्ड्स, यानी कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाओ। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंफ्यूजन के केस में ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा उसको ट्रस्टेबल माना जाता है रेदर देन वर्बल कम्युनिकेशन के। सो यहाँ से राइट आंसर इनकरेक्ट की बात की गई है तो बी होगा, नॉन वर्बल क्यूज एंड मैसेज आर इजी टू कंट्रोल, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रसार भारती के बारे में पूछा गया। इट इज अ इंडिया स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर सर्विस। प्रसार भारती 39 का डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फैसिलिटेटेड मच मोर इन ए कम्युनिकेटिव सिचुएशन wherein teacher and student are sitting together in a circular manner facing each other। तो इसमें राइट आंसर आपका डी होगा। लेवल ऑफ इंटरेक्शन उनका बढ़ जाएगा अगर सर्कुलर मैनर में टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं तो, बिटवीन द स्टूडेंट्स, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 51। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली भी आपको पता होगा कि 1 से लेके 51 का जो मीन आएगा वो 26 आएगा। अदरवाइज 1 से लेके 51 तक आपको क्या करना है, आप सम कीजिए। सम कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना आ जाएगा 52। सो 51 इंटू 26, यहाँ से ये आपका जितना भी आंसर आएगा उसको आपको 51 से डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं 51 होंगे 1 से लेके 51, 51 से 51 कट जाएगा और यहाँ पे 26 बचेगा। मैंने यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला लगाया जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सम होगा, ठीक है। नाउ 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 10 की पावर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 101 to 151 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज। ये इजी क्वेश्चन के अंदर नहीं आता है मैथमेटिक्स में, इतना ऐसे क्वेश्चन तो इवन नेट के एग्जाम में भी देखने को नहीं मिलते हैं। स्टिल आप क्वेश्चन देखिए, ये आपको 101 से लेके 151 तक का प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अब इसको डिवाइड करना है 10 की पावर m से, m की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, यानी कि ये नंबर किस से डिवाइड होगा। यहाँ पे m की मैक्सिमम पावर उतनी ही आ सकती है, यानी 10 से उतनी ही बार डिवाइड कर सकते हैं जितनी बार 10 इस ऊपर वाले नंबर में आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि 101 से लेके 151 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बार हमें 10 देखने को मिलता है। 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2 का अगर हम एक पेयर मिलता है तो 5 इंटू 2 का पेयर हमें देखना होगा। सबसे पहले देखिए 5 इंटू 2 का पेयर किस किस में बन सकता है,
2 तो बहुत बार आ जाएगा इन सारे नंबर में। 5 हम मेजरली देख लेते हैं, जैसे 1 0 1 2 3 4 में नहीं आता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है 105 में, उसके बाद 1 1 10 में, 115 120 125 130 135 140 145 150। ओके, सो इतने ही नंबर है जहाँ पे हमें 5 देखने को मिलेगा। लेकिन एक नंबर तो ये है, जैसे 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 30, और 30 को मैं अगेन लिख सकती हूँ 5 इंटू 6, तो ये 150 बन जाएगा। और एक नंबर ये देखिए आप, 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 3 बार 5 आ रहा है, तब जाके 125 बन रहा है। बाकी सारे नंबर में आपको एक ही बार 5 देखने को मिलेगा। तो टोटल 5 आप काउंट करिए, क्योंकि 2 तो बहुत हर बार आपको बहुत सारे नंबर में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल जाएगा। 5 एक तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम, 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 3 बार काउंट करना है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 एंड 13, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 आपको दिया गया है। सो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 13। सो 10 की मैक्सिमम पावर आप यहाँ पे 13 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर भी 10 के जो पेयर बन रहे हैं 5 इंटू 2 के, वो 13 बन रहे हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे 13 होगी, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। अमंग द 3 नंबर्स x, y एंड z की आपको वैल्यू दी गई है, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 18। आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 18 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, जब वो 2 इंटू 9 से डिवाइड होता है। सो 2 इंटू 9 से देख लीजिए, x तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे ओड नंबर दिया गया लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। x तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। y और z ऐसे नंबर हैं, आप डिवाइड करके देख लेना, जो कि 2 और 9 दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं। सो इसका राइट आंसर होगा y एंड z ओनली, बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए पर्सन वॉज वर्किंग टू ट्रांसफर ब्रिक्स फ्रॉम ए प्लेस टू x टू प्लेस y, Where is the distance between x and y is 200 मीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। At a time the person was carrying 15 bricks starting from the place x after traveling 5.5 kilometer while working, how many bricks were shifted to the place y by the person। आपको क्वेश्चन समझ में आया। x से लेके y 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस बोली गई है वो है 200 मीटर। टोटल ट्रेवलिंग में इस पर्सन ने कितनी दूरी तय की, 5.5 किलोमीटर बोल लीजिए, या 5500 मीटर बोल लीजिए, एक ही बात है। इतनी दूरी इस पर्सन ने तय की है। और जब एक x से लेके पॉइंट y तक जाता है, एट ए टाइम द पर्सन वॉज कैरिंग 15 ब्रिक्स, वो 15 ब्रिक्स ही लेके जाता है एक राउंड में, ठीक है। तो एक राउंड का मतलब होता है कि एक पर्सन है x से लेके y तक जाता है 15 ब्रिक्स लेकर, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो वापस ब्रिक्स थोड़ी लाएगा, वापस वो खाली आएगा। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो तो काउंट होगी। यहाँ पे 200 उसने जाते टाइम क्लियर की और 200 मीटर उसने आते टाइम क्लियर की, यानी कि 400 मीटर एक राउंड में उसने दूरी तय की। लेकिन ब्रिक्स का ट्रांसफर कितना हुआ, सिर्फ 15 ब्रिक्स ही एक्स पॉइंट से लेके वाई पॉइंट तक पहुंची है, क्योंकि आते टाइम वो पर्सन बिल्कुल खाली हाथ आया था। सो यहाँ पे आपको ऐसे सोल्व करना है, 15 ब्रिक्स 400 मीटर की दूरी तय करने पे 15 ब्रिक्स ही ट्रांसफर होती हैं। सो टोटल दूरी हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, 5500। सो कितनी ब्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 से। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5200 मीटर यहाँ पे दूरी तय हो जाएगी। क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 5500 से ज़्यादा हो जाता, 5600 हो जाता। सो 5200 5200 मीटर दूरी तय करने में इस यहाँ पे हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई होगा और ये कितना आएगा, ये आएगा 195। अब यहाँ पे 13 राउंड कंप्लीट कर लिए, 5200 मीटर दूरी तय कर ली और 195 ब्रिक्स जो ट्रांसफर कर दी एक्स पॉइंट से लेके वाई पॉइंट तक। नाउ क्या होगा, अब वो नेक्स्ट राउंड में जब जाता है तो वो 200 मीटर की दूरी यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में तय करता है, यानी 14वां जो राउंड होता है 195 प्लस 15 ब्रिक्स लेके जाता है। और 5200 प्लस 200 मीटर कितना हो गया, 5400, और ब्रिक्स 195 से लेके प्लस 15 और कर दीजिए, कितना हो गया 110। अब 5400 मीटर उसने दूरी तय कर ली, वापस आ रहा है
और 100 मीटर दूरी और तय करता है, 5500 दूरी उसकी दूरी उसकी तय हो गई, और आते टाइम तो बिल्कुल खाली आ रहा है, कोई ब्रिक्स लेकर नहीं आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो उसने ट्रांसफर करी एक्स से लेके वाई वो कितनी हुई 195, तो आपकी 13 राउंड में बन गई थी, और 14 में उसने क्या किया 15 ब्रिक्स और ट्रांसफर कर दी। सो 210 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गई, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि एक्स से लेके वाई तक 200 मीटर की दूरी जरूर है, लेकिन एक पर्सन जाता है फिर वापस आता है। सो दोनों टाइम में उसने जो दूरी तय की है वो होगी 400 मीटर, ना कि 200 मीटर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। There are 64 deer in a forest in the present year. If xn denotes the number of deer in the forest in year n, that xn equals to 3 by 2 x n minus 1 for n equals to आपको 1 2 3. How many deer are there in 5th year in the forest? यहाँ पे इस इक्वेशन का यही मतलब निकलता है कि जैसे xn आपका प्रेजेंट ईयर है, तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर है, यानी कि प्रेजेंट ईयर में जो डियर की संख्या है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन 3/2 है। लास्ट ईयर में जितनी भी होंगी उसका 3/2 कर दीजिए, वो आपका प्रेजेंट ईयर में नंबर ऑफ डियर आ जाएगा। यही यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें समझना है। अब हमें 5th ईयर में डियर की संख्या कितनी होगी ये पूछी गई है, और प्रेजेंट में हमें दी गई है 64। अब 64 यहाँ पे फर्स्ट ईयर है या नहीं ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन राइट आंसर इन ऑप्शंस में से निकालने के लिए आपको 64 यहाँ पे प्रेजेंट ईयर मानना होगा, और फर्स्ट ईयर इसके बाद स्टार्ट करना होगा, जो कि कितना आएगा, अगेन आप क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसका 3/2 कर दीजिए, आपका प्रेजेंट ईयर में डियर की नंबर आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करेंगे, अगेन 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड ईयर की अगेन 3/2, ये आपका 4th ईयर, और ये 5th ईयर। इसको आप सोल्व करते हैं तो राइट आंसर आपका कितना आएगा 486 आएगा। आप इसको आराम से सोल्व करके देख सकते हैं। नाउ 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज वैलिड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, सम टाइगर्स आर गोट्स। यहां से आपका क्या स्टेटमेंट बनता है, सम टाइगर्स आर गोट्स। ये सम टाइगर हैं जो कि गोट हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ऑल पॉलिटिकल लीडर, ये पॉलिटिकल लीडर हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। कंक्लूजन फर्स्ट कहता है सम गोट्स आर नोट टाइगर्स। यहाँ पे नोट देखिए, नोट वाले कंक्लूजन थोड़े से अलग तरीके से किए जाते हैं, क्योंकि इनमें दो केस बनते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फर्स्ट कंक्लूजन में दिया है सम गोट्स आर नोट टाइगर, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सम गोट्स आर, ये गोट का जो पोर्शन है वो टाइगर है हम बोल सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये टाइगर है या फिर नहीं है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से भी बन सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सम टाइगर्स आर गोट्स, क्या ये टाइगर नहीं है, ये वाला जो पार्ट है वो टाइगर का भी है और ये सारे टाइगर क्या हैं, गोट हैं। लेकिन अगर हम इस कंक्लूजन के थ्रू देखते हैं सम गोट्स आर नोट टाइगर, यहाँ पे सम गोट्स आर नोट टाइगर, क्या ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, इस डायग्राम में नहीं हो रहा, लेकिन इस डायग्राम में फॉलो हो रहा है। तो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, इस केस में इसको हम क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। सो फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही नहीं है, और सेकेंड कंक्लूजन आपका है सम पॉलिटिकल लीडर आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए सम पॉलिटिकल लीडर आर इंटेलिजेंट, अगर ऑल पॉलिटिकल लीडर इंटेलिजेंट हैं तो सम तो ऑब्वियसली होंगे। सो सेकंड ओनली, ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। 47 नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम बसेस आर स्टैंडिंग फेसिंग द बस स्टैंड, थाने बस वॉज अहेड ऑफ नासिक बस। इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है जैसे कि मैंने बनाया है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। थाने बस वॉज अहेड ऑफ नासिक बस, ये थाने बस है वो कि नासिक बस से आगे है, मैंने इस साइड इसको आगे लिख दिया है, ठीक है। विच वॉज अहेड ऑफ जलगांव बस, किसकी बात की गई है, नासिक बस की। नासिक बस किसके आगे है, जलगांव बस के आगे, तो ये मैंने इसको नासिक बस को जलगांव से आगे लिख दिया है, ठीक है। आगे अमरावती बस वॉज बिहाइंड धुले बस, ये अमरावती बस है, इसको मैंने धुले बस के बिहाइंड इस साइड लिख दिया है। बट अहेड ऑफ थाने बस, लेकिन थाने बस से क्या है, आगे है, तो टी से आगे ए है।
व्हाट इज द सेकंड लास्ट बस फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से सेकंड लास्ट बस, सो पीछे से सेकंड लास्ट बस क्या होगी, एन होगी। यहाँ पे नासिक राइट आंसर होगा। मैंने इसको आगे का पार्ट लिया है और इसको पीछे का पार्ट लिया है, कुछ लोग इधर से भी काउंट कर सकते हैं, सो ये देख लेना, लेकिन आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए कोड लैंग्वेज इफ JKLM इज कोडेड एज OSVX, ये कैसे बना, देखिए JKLM ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है, और OSVX में देखिए O के बाद S आता है, यानी कि +4 करेंगे तो S आएगा, +3 करेंगे तो V आएगा, +2 करेंगे 4 3 2 ऐसे करेंगे तो OSVX हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से हमें DEFG के बाद बनाना है। यहाँ पे देखिए JKLM, M के बाद कितने लेटर छोड़ के आपका ये वाला स्टार्ट हुआ, O स्टार्ट हुआ, NO, सिर्फ एक लेटर बीच में आया तो G के बाद H आता है, H एक आपको छोड़ देना है H, और I से आपको स्टार्ट करना है। सो I से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आप देखिए उसके बाद +4 +3 +2, I के बाद +4 कितना होता है, JKLM, +4 पे कितना आएगा, M आएगा, यहीं से आपका ये आंसर बन जाता है D। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ कोड लैंग्वेज इफ DAC मीन्स 635 देन व्हाट विल द कोड फॉर FEC। DAC का वैसे हम कोड में क्या लिखते हैं, यानी कि D कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, C 3 पे आता है, लेकिन यहाँ पे इसको कोड क्या दिया गया है, 635। वो कैसे बना, अगर हम +2 करते हैं, 4 + 2 कितना आएगा 6, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 635 बन गया। इसी तरीके से हमें FEG का बनाना है। FEG का एक्चुअल नंबर क्या होता है, 6 F पे आता है, और 5 पे आता है E, एंड G आता है 7 पे, +2 करना है तो 8 7 9 आपका A राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, काफी सही क्वेश्चन है। वाइल फेसिंग साउथ, ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ की तरफ फेस किया गया है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और विराट वॉक्स 15 मीटर, विराट यहाँ पे पहुंच चुका है, साउथ की तरफ आते हुए 15 मीटर उसने दूरी तय कर ली है, और देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया और 10 मीटर दूरी तय की। 10 मीटर के बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया और 15 मीटर उसने दूरी तय की, तो 15 मीटर दूरी तय की तो इस पॉइंट के इक्वल आ गया, विराट अब इस पॉइंट पे है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर अगेन यहाँ पे दूरी तय की। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ एंड हाउ मच अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो इसकी डायरेक्शन क्या है विराट की, इस पॉइंट पे वेस्ट होगी, ये डायरेक्शन है, और कितनी दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा एंड पॉइंट है, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 15 तो ये हो गई, और ये दूरी दी नहीं गई है लेकिन इसके इक्वल होगी 10, तो 15 + 10 25, और वेस्ट डायरेक्शन आपकी होगी। सो यहाँ होते हैं आपके पूरे 50 क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।